हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडीज सेंटर। तो फ्रेंड्स, क्लास 10th का बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया सोशल साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर लेकर के आया हूं। यहां से आपको 2023 फाइनल एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसलिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा डालें ताकि वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं सोशल साइंस के अलावा साइंस का भी ऑफिशियल मॉडल पेपर अपलोड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जा कर के वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो का जो सबसे पहला सवाल होगा, मेरा सबसे पहला नंबर सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? ऑप्शन ए है भारतीय क्रांति दल, ऑप्शन बी है भारतीय जनसंघ, ऑप्शन सी है भारतीय लोकदल, ऑप्शन डी है भारतीय जनता दल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, भारतीय जनसंघ। अगला सवाल है मेरा। अगला सवाल क्या है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं तेजी के साथ कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय श्वसन से संबंधित है? कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय श्वसन से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 74वां। अगर पंचायती पूछता तो 73वां। याद रखिएगा, पंचायती स्थानीय शोषण जो है 73वां है और नगरीय स्थानीय शोषण है वो 74वां है। तो इसका भी सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी, यानी 74वां। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी मद्रास में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आगे चलते हैं। 6 नंबर सवाल है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा वो सबसे पहले 50% आरक्षण महिलाओं को मिला था बिहार में। कहाँ? बिहार में। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो है ऑप्शन ए, सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद भावना का एक कुपरिणाम है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम अलगवाद है। क्या है? अलगवाद, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अर्थशास्त्र पुस्तक, यानी कौटिल्य ने। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है चाणक्य। कौटिल्य को ही चाणक्य कहते थे, यानी ऑप्शन बी। याद रखिएगा, कौटिल्य और चाणक्य एक ही है। अगला क्वेश्चन है कि 10 इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है। 11 नंबर सवाल है कि भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? तो ऑप्शन ए कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन
ए यानी कनाडा। तो 11 का ए सही हो जाएगा। भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। अगला नंबर सवाल क्या है? अगला सवाल है कि भारतीय संविधान किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी 7वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा कि राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी है। राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी है। तो 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए भारतीय चुनाव आयोग, इसका सही जवाब होगा। आगे चलते हैं कि शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा को रखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो ये भी बहुत फेमस सवाल है कि जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हुआ हुआ आंदोलन किसने शुरू किया? हुआ हुआ आंदोलन किसने शुरू किया? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी न्योदिहियम। ऑप्शन सॉरी इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हुई फूसो। हुआ हुआ आंदोलन का जो शुरुआत था हुई फूसो ने किया था। किसने? हुई फूसो ने। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कंबोडिया के। आगे चलते हैं। अगला नंबर सवाल है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 का बात हो रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हनोई समझौता, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा हनोई समझौता 1946 में हुआ था। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद में, है ना। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, यानी बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 20 का बी कलकत्ता अधिवेशन। याद रखिएगा ये भी काफ़ी फेमस सवाल है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 23 का सुभाष चंद्र बोस। 23 का डी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बंगाल विभाजन कब और किसने किया? बंगाल विभाजन कब और किसने किया? तो 1905 ईस्वी में, है ना, कर्जन ने किया था। किसने किया था? 1905 ईस्वी में कर्जन ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है?
निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, जर्मनी मित्र राष्ट्र नहीं है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका जो सही जवाब होगा स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन है ना 26 का इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। आगे चलते हैं। अगला सवाल है 27 नंबर सवाल है कि इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया? ये भी बहुत ही फेमस सवाल है कि इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कहता है कि न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमेरिका में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा था, है ना? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। आगे सवाल क्या है? अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल कहता है कि इनमें से कौन देश डचेस का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन देश डचेस का सदस्य नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 30 का, इनमें से कौन देश डचेस का सदस्य नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा तो वो होगा बांग्लादेश, यानी ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश जो है डचेस का सदस्य नहीं है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कहता है कि रूसो किस देश का रहने वाला था? और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रूसो किस देश का रहने वाला था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रूसो फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का था? फ्रांस का। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और सारे क्वेश्चन बोर्ड के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा डालें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हो और मैं जितने भी ऑफिशियल मॉडल पेपर को अपलोड करूं आप तक सही समय पर पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है कि अल हिलाल का संपादन किसने किया? तो अल हिलाल का जो संपादन था वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल का संपादन किया था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, है ना? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बाइबिल, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई की थी। अगला सवाल कहता है, अगला सवाल क्या है कि महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? ऑप्शन दे रखा है कॉमनवेल्थ, बी यंग इंडिया, सी बंगाली और डी बिहारी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यंग इंडिया। आगे चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि काउंट काबूर को विक्टर एमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? और ये इतना बार सवाल पूछा गया है कि बच्चों को मुंह पर ही याद रहता है कि काउंट काबूर को विक्टर एमुअल ने प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा और इसे याद रखिएगा। 101% गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे। अगला सवाल क्या है कि 36 नंबर सवाल है कि वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, मेटरनिख ने की थी वियना सम्मेलन की मेज़बानी। अगला सवाल है 37 नंबर कि आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई?
है ना, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? तो वो थी बी यानी चेका। चेका जो था वो एक पुलिस संगठन था। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि चेका क्या था, है ना। तो आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में चेका का, है ना, स्थापना हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला नंबर सवाल है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो ये जो सवाल है इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए, है ना, 1986 में हुआ था भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा। याद रखिएगा। अगला सवाल क्या है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 15 मार्च। कब? 15 मार्च। याद रखिएगा, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 40 के सी 1868 ईस्वी में, है ना, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था, जो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अगला सवाल क्या है कि गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की है? गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी कुजनेत्स, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुजनेत्स, क्या था नाम? कुजनेत्स। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है। अगला सवाल कहता है कि मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी जीवन स्तर को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो इसका जो सही जवाब होगा तो वो होगा नीति आयोग, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी? हाँ, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी ने, है ना, दादा भाई नौरोजी। आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कोरोना, है ना। स्वीडन की जो मुद्रा है वो कोरोना है। कोरोना से याद रख सकते हैं, कोरोना कोरोना की जो महामारी आई थी आपको तो मालूम ही होगा। तो कोरोना बीमारी से आप स्वीडन की मुद्रा का नाम याद रख सकते हैं, कोरोना। अगला सवाल क्या है कि अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग स्थान है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। ये जो है सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है। आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, है ना। मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है शिक्षा। क्या है? शिक्षा। अगला सवाल कहता है, अगला सवाल है कि इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी कृषि। याद रखिएगा, कृषि, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर
है ना, प्राथमिक क्षेत्र की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी खनन। आगे चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सोने के आभूषण की गुणवत्ता के लिए हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया था। तो एक बात याद रखें, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है क्योंकि योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1950 ईस्वी में, है ना, सॉरी। इसका जो सही जवाब होगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे हिसाब से। आप देख लीजिएगा कि योजना आयोग का जो गठन हुआ था 1950 ईस्वी में हुआ था, और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था, और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का जो, है ना, संस्था का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1950 ईस्वी में, और आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो हुआ था वह था 1951 ईस्वी में। तो यहाँ से किसी भी, है ना, 1954 में किसी का भी गठन नहीं किया गया था, इसलिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। और हाँ, इंसान से ही गलती होती है। अगर हम, आप देख सकते हैं इसका कहीं आपको आंसर मिलता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 1954 में किसी का भी गठन नहीं हुआ था। हमने बता दिया योजना आयोग का जो गठन हुआ था 1950 में हुआ था, और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था, और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण का गठन 1950 में हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन हुआ था 1951 में। तो यहाँ पर इसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए इसे हम रखते हैं पेंडिंग में। अगर आपको कहीं इसका आंसर मिले तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है कि मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, तो इसका जो सही जवाब होगा, है ना, मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, तो यहाँ पर आपको सभी हैं, इनमें से सभी देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण निजी लाभ भी है, मूल्य तंत्र भी है, और साधनों का निजी स्वामित्व भी। आगे चलते हैं। अगला नंबर सवाल क्या है कि तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है। तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है। तो आपका जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो होगा राजस्थान। याद रखिएगा, तरुण भारत संघ का संबंध राजस्थान से है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया, है ना। रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया। तो इसका जो सही जवाब होगा, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं कि प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है किस नाम से जाना जाता है। तो प्रारंभिक जीविका कृषि को, है ना, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इनमें से सभी, क्योंकि झूम के नाम से भी जाना जाता है, पामलू के नाम से भी जाना जाता है, और दीपा के भी नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या क्या कहता है कि डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है। डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल क्या है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1953। ये इसका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है।
इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आपका इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इन्नौर बंदरगाह, है ना, 59 के डी, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? इन्नौर बंदरगाह जो है तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है 60 नंबर सवाल कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, सोन नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उत्तराखंड, यानी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, है ना, उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल क्या है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो सुंदरलाल बहुगुण ने, याद रखिएगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला सवाल क्या कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार में 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। कितने प्रतिशत? 7%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं कि इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक गैस एक कार्बनिक खनिज नहीं है। अगला सवाल क्या कहता है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल जो है वो है ऑप्शन ए, चूना पत्थर, है ना, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डेगबोई में। कहाँ? डेगबोई में, यानी ऑप्शन सी। अगला सवाल क्या है कि मुंबई हाई परिषद है। मुंबई हाई परिषद है। ऑप्शन ए, कोयले के निर्यात हेतु, ऑप्शन बी, तेल शोधन हेतु, ऑप्शन सी, खनिज तेल हेतु, और ऑप्शन डी, परमाणु शक्ति हेतु। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज तेल हेतु। अगला सवाल कहता है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, है ना, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, और ये सबसे ज़्यादा भारत के पश्चिम बंगाल में फसल उपजाई जाती है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है, और भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल भी चावल है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल को भी याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है। अगला सवाल क्या कहता है कि इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? यानी किन राज्यों में सबसे ज़्यादा लौह का उत्पादन होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल क्या है, किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भागलपुर को रेशम का नगर कहा जाता है। अगला सवाल क्या है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो आप जानते ही हैं कृषि का सर्वाधिक योगदान है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बहुत ही फेमस सवाल है ये भी, और ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। बिहार की अगला सवाल है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, तो बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी जो है वह है ना, ऑप्शन नंबर बी, बाढ़, है ना। बाढ़ जो है बिहार की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। अगला सवाल क्या है कि अगला सवाल है कि कुशा तटबंध किस नदी पर है? कुशा
तटबंध जो है किस नदी पर है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कोसी नदी, यानी ऑप्शन ए। आगे चलते हैं तेजी के साथ। अगला सवाल कहता है कि सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर है ना डी, गोविंद सागर। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय जो बनाया गया है उसका नाम है गोविंद सागर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि आपदा प्रबंधन का स्थानीय शासन भी है, स्वयं सेवी संगठन भी है, गांव मोहल्ले के लोग भी है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएंगे इसके आंसर। अगला सवाल कहता है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों की खोज के लिए। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद सागर में सबसे बड़ा सुनामी आया था। कब आया था ये भी याद रखिएगा, 26 दिसंबर 2004 में। कहीं उल्टा ना पूछ दे कि हिंद महासागर में भयंकर सुनामी कब आया था, तो याद रखिएगा 26 दिसंबर 2004। और 26 दिसंबर 2004 को विश्व के है ना हिंद महासागर में भयंकर सुनामी आया था। अगला सवाल कहता है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, तो ये भी याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप जो आया था वो आया था 1934 में, है ना। 1934 में विनाशकारी भूकंप आया था, याद रखिएगा 1934। अगला सवाल कहता है और लास्ट सवाल है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी। सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। तो ये थे मेरे मॉडल पेपर यानी ऑफिशियल मॉडल पेपर के 80 ऑब्जेक्टिव, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा डालें, ताकि जितनी भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छी तरीके से कर सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और नए वीडियो के साथ, नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।